अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की कैसे करें उन्नत तकनीक से नर्सरी तैयार। गर्मियों में मधु बॉक्सों और मधुमक्खियों की करें उचित देखभाल। धान की खेती अपने राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और जो किसान धान की खेती करने जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पहले धान की नर्सरी तैयार करें ताकि समय पर धान की रोपाई की जा सके। तो आप कैसे करें धान की उन्नत तकनीक से नर्सरी तैयार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अर्नब राय चौधरी। हम लोग थोड़ा सा बात रखेंगे कि धान में बिचड़ा लगाने का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। खरीफ के सीजन में धान ही प्रमुख फसल है। सबसे पहले ये बात आती है कि हमको कौन सी जगह में बिचड़ा के लिए मतलब सटीक उसके लिए सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा जगह हमारा बिचड़ा के लिए आदर्श माना जाता है। इसके लिए दो चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि एक तो है कि हमारा जहाँ पे पानी की सुविधा हो इसी जगह के नज़दीक हमको बिचड़ा लगाने का प्रबंधन होना चाहिए और जहाँ पे हमारा निकासी व्यवस्था अच्छा हो। धान की खेती के लिए सही बीज का चुनाव करना बेहद जरूरी है। इसके लिए अधिक उत्पादन देने वाली प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करें। बीज के बेहतर अंकुरण के लिए सर्टिफाइड और अच्छी क्वालिटी के बीज ही खरीदें। अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्मों का चुनाव करें। बीज साफ सुथरा और रोग मुक्त होना चाहिए। जहां तक बीज दर की बात है तो हाइब्रिड किस्मों के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बासमती किस्मों के लिए 12 से 15 किलोग्राम, SRI पद्धति से खेती करने के लिए 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। बीज को उपचारित करना चाहिए क्योंकि हमारा मिट्टी में तरह तरह का बीमारी आते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम लोग को एक अहम दवा जो बाजार में मिलता है बेविस्टीम या कार्बेंडाजिम, वो 2.5 ग्राम प्रति किलो सीड में देके बीज उपचारित हमको कर लेना है। कैसे करना है, बेड पे गिराएंगे, उसको हम फुला लेंगे। एक दिन फुला लेंगे, एक जो हम जूट का जो बोरी है, बोरी में उसको हल्का सा डाल के उसका मुंह बांध के उसको फुला लेंगे, उसका मुंह तोड़ जाएगा। उसके बाद उसको जब लाएंगे उसके बाद पाउडर डाल देंगे 2.5 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से। तो हल्का गीला बीज के साथ वो पाउडर एकदम चिपक जाएगा। चिपकने के बाद उसको सुखा लेंगे। सुखा लेने के बाद वो जो सफ़ेद पाउडर बीज के ऊपर लग के रहेगा, इस अवस्था में उसको हम बिचड़ा में डालेंगे एकदम बराबर करके यूनिफॉर्मली। तो अब आता है कि हमारा बिचड़ा तैयार
करने के लिए हमको कितना जगह पे बिचड़ा तैयार करना चाहिए। इसका एक थंब रूल है, जो नियम है कि 800 से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। इस बिचड़ा से हम 1 हेक्टेयर ज़मीन हम रोपाई कर सकते हैं, और हमको 100 मीटर स्क्वायर केवल एरिया चाहिए, जिससे हम 1 हेक्टेयर श्री विधि से रोपाई कर सकते हैं। वेट बेड विधि या गीली विधि, इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां नर्सरी तैयार करने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। नर्सरी निर्माण से पहले खेत की 2-3 जुताई कर ले। इसके बाद 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंची और 45 सेंटीमीटर लंबी क्यारियां बनाएं। बिजाई से पहले 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 0.4 किलोग्राम फास्फोरस, 0.5 किलोग्राम पोटाश डालकर अच्छी तरह मिलाएं। 1 मीटर जगह में 50 से 70 ग्राम सूखे बीजों की बुआई करें। पहले कुछ दिनों तक क्यारियों को सिर्फ नम रखें। जब पौध 2 सेंटीमीटर की हो जाए तब क्यारियों में पानी भर दें। 20 से 25 दिनों बाद जब पौध में 4 पत्तियां आ जाए तब तैयार खेत में रुपाई करें। इस विधि में बीज की कम मात्रा लगती है, वही रुपाई के लिए पौधों को निकालना आसान होता है। ड्राई बेड विधि यानी सूखी विधि, नर्सरी के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो इस विधि से नर्सरी लगा सकते हैं। इसके लिए समतल या ढलान वाली जगह का चयन करें। सबसे पहले 2-3 जुताई के बाद 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी को बारीक कर लें। फिर समतल क्यारियों में बीजों की बुआई करें। इस विधि में बिजाई के बाद बीजों को घास की मदद से ढका जाता है, जिससे पर्याप्त नमी बनी रहती है और पक्षी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर्याप्त नमी के लिए क्यारियों में पानी का छिड़काव करते रहें। बता दें, ड्राई बेड विधि में बीज तेजी से उगता है और 25 दिनों बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। इस विधि से तैयार पौधे प्रतिकूल परिस्थितियां सहन करने की क्षमता रखते हैं। डेपोग विधि, शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए इस विधि से नर्सरी तैयार की जाती है। इस विधि को फिलीपींस में विकसित किया गया था। इस विधि में बिना मिट्टी के ही पौध तैयार की जाती है। इसके लिए एक समतल बेड का निर्माण करके पॉलिथीन शीट बिछाई जाती है, जिस पर 1.5 से 2 सेंटीमीटर ऊंची खाद की परत डालते हैं और इसके बाद बीजों की बुआई की जाती है। नमी के लिए पानी का छिड़काव करते रहें। इस विधि से 12 से 14 दिनों में पौध तैयार हो जाती है। और जो मध्यम जमीन में लगने वाला मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी है, वो करीब 25 दिन टाइम में तैयार हो जाता है। और जो देर से पकने वाला जो निचला जमीन का वैरायटी है, वो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको उखाड़ के हमारा मेन जो फील्ड है उसमें हम रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में भाइयों, राज्य में गर्मी का दौर चल रहा है और ऐसे मौसम में मधु बॉक्सों और मधुमक्खियों की उचित देखभाल करने की जरूरत है, ताकि मधुमक्खी पालन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और इससे अच्छा शहद का उत्पादन भी मिलता रहे। तो आप किस प्रकार से करें गर्मियों में मधु बॉक्सों और मधुमक्खियों की उचित देखभाल? आइए जानते हैं डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा से। दिन प्रतिदिन अगर आप देखेंगे मौसम में बहुत ही उतार चढ़ाव है।
किसी किसी दिन आपको दिन में लगेगा कि मौसम थोड़ा नम है, मौसम में नमी है, गर्मी की कमी है, और उसके 1-2 दिन रहेगा, फिर उसके बाद लगेगा आपको गर्म लू जैसी हवा चल रही पूरी तरह से। इसी तरह से इनके ऊपर भी यही प्रभाव पड़ता है कि इनका शरीर जैसे सूखने जैसा हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, लू चलने की वजह से, और इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। मधुमक्खियों को लू से बचने के लिए छायादार स्थान पर रखें, जिससे गर्म हवा सीधे मौन ग्रहों के अंदर न घुसे, जिससे मोमी पतंगा के प्रकोप से बचाया जा सके। और ऐसी परिस्थिति में एक तो इनको प्राकृतिक स्रोत से अगर उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो एक जो चालाक और कुशल मधुमक्खी पालक रहेगा, ऐसे मौसम में सबसे पहले इनको एक भरपेट इनको और सही से भोजन देने की व्यवस्था करें। इनका भोजन प्रमुख जो है, अगर आप देखें तो सबसे पहला इनके लिए पुष्परस होता है, जिसको शहद में परिवर्तित करती हैं, शहद खाती हैं, और उसके साथ ही दूसरा जो है पराग है, पॉलन और नेक्टर, यही दोनों जो है इनके प्रमुख स्रोत हैं भोजन के लिए। तो ऐसे में साधारणतः अगर गर्मी के महीने में देखें तो आप एक चीनी और पानी दोनों को एक साथ में मिला करके बनाएंगे, लेकिन मात्रा क्या होगी उनकी, अगर मात्रा की हम बात करें तो गर्मी के महीनों में 2 भाग पानी ले लेंगे, 1 भाग चीनी ले लेंगे। वो प्रति बक्सा 2 से 3 दिन लगभग चल सकता है, और इतनी आवश्यकता होती है इनकी। बॉक्स रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन करें जहां पर फूल वनस्पति भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। बॉक्सों को सीधे जमीन पर ना रखें। मधु बॉक्सों को ऐसे खेतों के आसपास नहीं रखें जिनमें बहुत ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता हो। मधुमक्खियों को जीवित रहने और विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और साफ पानी के सुगम स्रोत के आसपास रखें। ऐसे में अगर ये गर्मी का महीना आ गया तो इनकी कार्य क्षमता, चूंकि इनकी संख्या आधी हो जाती है, कार्य क्षमता इनकी कम हो गई। हमें इस गर्मी में इनके बक्से के तापक्रम को बनाए रखने के लिए बेहतर होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे बक्से में हमने जूट का बोरा, गनी बैग हमने लगा रखा है। तो जब ज़्यादा लू चलेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि जूट के बोरे को 1 बाल्टी पानी ले करके और जूट के बोरे को बस निकाले और इनके छत्ते से ऊपर से उठाए और उसको पानी में डाल के हल्का सा भिगो करके फिर निचोड़ देते, पानी पूरा, पानी नहीं चूना चाहिए, और फिर गनी बैग को रख करके ऊपर से टॉप कवर रख देते हैं। होता क्या कि ये जिस जंतु विज्ञान की भाषा में जिस समुदाय से, जिस परिवार से ये आती हैं, इनके अपने ही समुदाय से बहुत सारी जंगली प्रजाति की मधुमक्खियाँ भी हैं, और कुछ अगर आप ऐसे उनके अलावा जंगली मधुमक्खियों के अलावा कुछ आपने अंग्रेजी में नाम है वास्प, और हिंदी में उसको कहीं बिरना, हड्डा, बर्रे, और इस तरह से इन लोकल भाषा में आमतौर पे और हिंदी में बोलते हैं। तो वो दूसरे प्रमुख शत्रु हो गए। और तीसरा चींटियाँ, ये तीनों इनके अपने समुदाय से आते हैं, और तीनों का जो मुख्य भोजन है इनमें ज़्यादातर सभी जो मीठे पदार्थ को भोजन करना पसंद करती हैं। तो ऐसे में उनका आक्रमण इन मधुमक्खी बक्सों पे, इन परिवारों पे आक्रमण होता है, आती हैं, और वो ज़बरदस्ती, चूँकि उनसे आकार में बड़ी हैं और ये सीधी और शांत स्वभाव की हो जाती हैं, इसलिए इनको पालतू मधुमक्खी हम बोलते हैं। तो वो इनके छत्ते में आकर के शहद पीती हैं, चोरी करती हैं, और इनसे उनके डर की, उनके आने की वजह से ये मधुमक्खियाँ उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करती, कभी कभी खाली करके भाग जाती हैं। एक ही इंट्रेंस गेट होता, पूरे बक्से में एक ही दरवाज़ा होता, उसी दरवाजे पे एक लंबी सुरंग जैसी लकड़ी की संरचना बना करके, लूटमार रोधक पेटिका बोलते, वो हम आपको दिखा देंगे। तो उसमें एक लंबी सी संरचना दे देते हैं, अंधेरे से हो करके, कुछ नहीं, वो लगभग 6 से 8 इंची लंबा एक पतला सा लकड़ी का सुरंग जैसी संरचना सामने में बन जाएगी। तो वो जो शत्रु हैं वो अंधेरे से घुस के बक्से के अंदर जाना पसंद नहीं करते। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है। माइट की रोकथाम के लिए 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रखें, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता हो, वहां पर मधुमक्खियों का परागण के लिए पलायन न करें। तीसरा जो प्रमुख
शत्रु अभी है इनका जो लगेगा चींटी। तो चींटी से बचने के लिए अगर आप देखें कि यहाँ हर मधुमक्खी बक्से को स्टैंड पे रखा गया है। इन बक्सों में अभी चींटी का प्रकोप नहीं शुरू हुआ, जैसे शुरू होगा हम इनके स्टैंड के नीचे एक एक पैर में हम मिट्टी का प्याला बना हुआ या प्लास्टिक का भी हमारे पास में है, वो प्लेट है छोटे छोटे, उनको प्लेट को हम स्टैंड को इनके एक एक पैर को उसमें रख देंगे और उसमें पानी भर देते हैं। पानी भर देने से इनको एक तो साफ सुथरा पानी मिलेगा, इनकी पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो गई, स्वच्छ पानी मिल जाएगा, बीमारियों को बढ़ावा नहीं देगा और साथ ही साथ चींटियों से नियंत्रण भी पा जाते हैं। और पेचिस के लक्षण क्या है कि इनके बक्से का जो दरवाज़ा है, एंट्रेंस गेट है, उस दरवाजे पर ही ये श्रमिक मधुमक्खियां जो निकल करके पीले पीले मटमैले पदार्थ इनके शरीर से एक तरीके से मलमूत्र की तरह से निकलने शुरू हो जाते हैं। वही इनकी खास पहचान है कि इनमें पेचिस की बीमारी हो गई है, पूरा गंदा कर देती हैं ये इनके दरवाजे के आसपास के इलाके को बक्से के बाहर। प्रति लीटर की दर से यदि अगर एक टैबलेट हम डिपेंडालियम या मेट्रोनिडाजोल, ये जो डिसेंट्री के लिए हम मनुष्यों के लिए जो दवा आती है ना लूज मोशन की, उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति लीटर की दर से एक टैबलेट, एक कैप्सूल, तो वो जो है पूरी तरह से नियंत्रित कर देता है, वो पर्याप्त है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आज और कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 51% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 23% तक रहेगी। हवा की औसत गति 27 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई के लिए आवश्यक आदानों जैसे बीज, उर्वरक एवं रसायनों की अग्रिम व्यवस्था कर लें, ताकि वर्षा शुरू होते ही खरीफ फसलों की समय पर बुआई की जा सके। फसलों की बुआई से 2 से 3 सप्ताह पहले 10 से 12 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। बाजरा की बुआई के लिए उपयुक्त समय 15 जून से जुलाई का तीसरा सप्ताह है। किसान भाई खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। सिंचित क्षेत्रों में मूंगफली की बुआई के लिए इन उन्नत किस्मों का उपयोग करें। HNG10, HNG 123, RG 425, प्रकाश, GG7, गिरनार 2, TG 37 इत्यादि किस्में प्रमुख हैं। अंतिम जुताई के समय भूमि में प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम जिप्सम, 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस डालें।
2 ग्राम मैंकोजेब से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। बेर के पौधे लगाने के इच्छुक किसान भाई 2x2x2 आकार के गड्ढे खोदकर कुछ दिन खुला छोड़ दें। प्रति गड्ढे के हिसाब से 20 से 25 किलोग्राम देसी खाद व 10 ग्राम फिप्रोनिल मिलाकर भराई कर छोड़ दें। उसके बाद बरसात आने पर उचित समय पर पौधों की रोपाई करें। अधिक दूध देने वाली गाय या भैंस में ब्याने के 7 से 8 दिन बाद तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना रहती है। इसलिए पशुओं को कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन पिलाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मलवास जिला चूरू के अजय सिंह ने। आपने मृदा सौरीकरण के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, खरपतवार, कीट और रोगों का प्रभावी नियंत्रण करना एक गंभीर चुनौती है। यदि किसानों द्वारा कीट, रोग और खरपतवारों का समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और मृदा में रसायनों का अधिक प्रयोग करना भी उचित नहीं है। अगर किसान अपने स्तर पर खेत का सॉइल सोलराइजेशन यानी मृदा सौरीकरण कर ले तो इनसे काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। राज्य में जहां मई जून के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, इन महीनों में तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण कर सकते हैं और सूर्य के तापक्रम द्वारा कीटों के अंडे, रोगाणुओं और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जा सकता है। ये विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। मृदा सौरीकरण के लिए लंबे दिनों तक वातावरण में गर्मी होनी चाहिए। जब तेज धूप और तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस वक्त मृदा सौरीकरण करना उचित रहता है। इसके लिए 4 से 6 हफ्तों के लिए मृदा को प्लास्टिक चादर से ढककर एयर टाइट कर दिया जाता है। प्लास्टिक की शीट सौरीकरण को अवशेषित कर लेती है और तापमान की बढ़ोतरी करती है। मृदा सौरीकरण के लिए मिट्टी ढीली जिसमें बड़े ढेले और मलबा कचरा ना हो तो अच्छी रहती है। सोलराइजेशन करने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर लेवे और फिर खेत में सिंचाई कर दें। इसके बाद खेत या क्यारियों को 200 से 300 गेज मोटाई की पारदर्शी प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक के शीट के किनारों को मिट्टी या ईंटों से अच्छी तरह से 4 से 6 सप्ताह के लिए दबा दिया जाता है ताकि पॉलिथीन के अंदर की वाष्प बाहर नहीं निकल सके। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक से ढकी जगह के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इस तरह भूमि में बिना किसी रसायन उपयोग किए सौरीकरण को फ्यूजेरियम जीवाणुओं को नष्ट करने में काफी कारगर है। मृदा सौरीकरण से मिट्टी में पहले से मौजूद कीट रोग, नीमेटोड और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसमें बोई जाने वाली फसल कीट और रोगों से मुक्त रहती है और बम्पर पैदावार मिलती है। मृदा सौरीकरण करने से मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है। इस प्रकार से आप सॉइल सोलराइजेशन करके भूमि को खरपतवार, कीट और रोग कारकों से मुक्त रख सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।